गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 247 है और टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और सारे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 247 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट। पहला प्रश्न है पॉलिटी का। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से? चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इसके पास न्यायिक शक्तियां हैं, यानी जुडिशियरी पावर है इसके पास, और मूल रूप से आयोग में एक मुख्य आयुक्त होता था और यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का निपटान भी करती है। क्या चुनाव आयोग के पास जुडिशियल पावर है? क्वासी जुडिशियल पावर है, यानी इसके पास न्यायिक शक्तियां तो नहीं है लेकिन अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, ये भी ठीक है। अभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त केवल एक ही है, उसके साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त हो रहे हैं। और यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का निपटान भी करता है। तो दूसरा तीसरा सही हो गया, यानी जहां जहां एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का जो चुनाव आयोग है, या निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं इसको, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। 324 में इसका प्रावधान है। इस बार के यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये आर्टिकल, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय जो है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था और वर्तमान में देखें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं, यानी टोटल 3 लोग हैं। आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों के निपटान हेतु अर्ध न्यायिक शक्तियों से युक्त है। क्वासी जुडिशियल पावर है इसके पास, ना कि जुडिशियल पावर। और यह चुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव। तो इतना चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग से संबंधित आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपने रचनाकार के साथ मिसमैच है, यानी सही सम्मिलित नहीं है? यह रचनाएं, यह उनके रचनाकार या इनको लेखक कह सकते हो, राइटर्स कह सकते हो। मूषिक वंश, अतुल, राजतरंगिणी, कलहण, विक्रमांक, देवचरित, विशाख दत्त, रामचरित, संध्याकर, नंदी। ये रामचरित है, रामचरित मानस नहीं है, इसलिए यह डी वाला यहाँ पर सही है। कलहण कश्मीर का इतिहास बताती है, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है, कलहण इसके रचनाकार है। मूषिक वंश के अतुल रचनाकार है। विक्रमांक देवचरित विशाख दत्त की नहीं बल्कि विल्हण की रचना है। ठीक है, तो विल्हण रचनाकार हैं विक्रमांक देवचरित के, ना कि विशाख दत्त। वो जो मुद्रा राक्षस रचना है वो विशाख दत्त की है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय? एशिया प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? हनोई में, जकार्ता में, बैंकॉक में, काठमांडू में। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है थाईलैंड के बैंकॉक में। तो सी है इसका आंसर। देखिए, एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन यानी एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में है और भारत वर्तमान में एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाल रहा है। विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में चुना गया है, जनवरी 2023 से। ठीक है, 23, 24, 25 और 26 तक। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पोस्टल क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। कवच 2023 राष्ट्रीय हैकाथॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य देखभाल से, सीमा सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से या साइबर सुरक्षा से? कवच 2023 यह है साइबर सिक्योरिटी। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से अभिनव विचारों एवं तकनीकी समाधानों की पहचान हेतु राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन
कवच 2023 का शुभारंभ किया गया? तो सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है इनमें से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है। मुद्रा योजना 10 लाख तक की ऋण आवश्यकता वाली सूक्ष्म कंपनियों को ऋण देने के लिए बैंकों, एमएफआई, एनबीएफसी को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सी मिनिस्ट्री के तहत एक सांविधिक निकाय है यानी स्टैच्यूरी बॉडी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूरी बॉडी है। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। फ्रेंजेक्स 23 यानी फ्रेंजेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास है ये, और केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। ये पहली बार हुआ है फ्रेंजेक्स। भारत, फ्रेन मतलब फ्रांस और इन, फ्रेन फ्रांस इन जैक्स जॉइंट एक्सरसाइज 2023 भारत और फ्रांस की सेना के बीच है। ये गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा सही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ 23 में। देखिए, भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सेना अभ्यास है फ्रेंजेक्स 23। ये हुआ भारत में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बी। देखिए, 35 वर्षों के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें? इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी, और आयोग के सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। इसमें एक इसमें अध्यक्ष होता है, एक इसमें अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और अन्य सदस्य जो होते हैं वो 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं इसमें, न कि 5 वर्ष की अवधि। यहाँ 5 वर्ष की वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत है ये, और ये इनकरेक्ट वाला ही अपना आंसर है, डी है इसका आंसर। तो देख लेते हैं इसके क्या 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 होता है इसमें। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके संविधान, और वो संशोधन कौन सा था? 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। एक नया अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया 338 का ए, तो इसको सम्मिलित करके की गई। तो यह एक हो गया संवैधानिक निकाय, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। एक संरचना की बात करें तो इसमें एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, और 3 होते हैं इसमें अन्य सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ये भी याद रखिएगा, यानी सी वाला स्टेटमेंट सही है। तो ए वाला, बी वाला और सी वाला तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होगा इसमें, यानी गलत होगा इसमें डी वाला स्टेटमेंट, जो ये कह रहा है कि 5 वर्ष की अवधि, जबकि 3 वर्ष की अवधि है। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है, वही अपना आंसर है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ज्योग्राफी का प्रश्न है। भूकंप का अधिकेंद्र पृथ्वी के सतह के नीचे का बिंदु होता है जहां भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर पृथ्वी की सतह के नीचे का बिंदु होता है जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। मर्केली स्केल भूकंप के परिणामों को मापता है, जो एक भूकंपीय घटना द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा का माप है। कौन सा इसमें करेक्ट है?
देखिए मर्केली स्केल नहीं है, वो रिक्टर स्केल है, और पहला वाला भी गलत है। ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए भूकंप का जो हाइपो सेंटर होता है वो पृथ्वी की सतह के नीचे का बिंदु होता है, वो एपी सेंटर नहीं होता। एपी सेंटर तो इसके ऊपर होता है जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। तो भूकंपीय ऊर्जा कहाँ से निकल रही है? भूकंप के हाइपो सेंटर से, हाइपो सेंटर से। भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है एपी सेंटर, वो पृथ्वी की सतह पर हाइपो सेंटर के यानी इसके ठीक ऊपर का बिंदु होता है। तो गलत हो गया ना पहला स्टेटमेंट। बाकी रिक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापता है, ना कि मर्केली जो एक भूकंपीय घटना द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा का माप है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी आंसर। भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा प्रतिशत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, ये तो दोनों एक ही हो गए। सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे ज्यादा डेसिडुअस फॉरेस्ट है यानी पत्ते गिराने वाले पर्णपाती वन, ए। पर्णपाती भी दो प्रकार के, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं ये। एग्जाम्पल में देखें तो चंदन की लकड़ी, मतलब चंदन के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, महुए के वृक्ष, साल, सागौन, बांस, ये सारे के सारे पर्णपाती वन है। और पर्णपाती भी दो प्रकार के हैं ये, मतलब दो श्रेणियां हैं इनकी, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। भारत का विधि आयोग एक गैर सांवैधिक निकाय है, सांवैधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। इसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया। समाप्त तो नहीं किया गया भारत के विधि आयोग को। संवैधानिक निकाय ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैचुरी बॉडी भी नहीं है, ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है। तो ए है इसका आंसर। देखिए भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर सांवैधिक निकाय है, नॉन स्टैचुरी बॉडी। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग ही बोला है ना, 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। माउंट मेरापी या मेरापी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है? भारत में नहीं है तो अंडमान निकोबार को हटा दीजिए। ये है इंडोनेशिया में, ए है इसका आंसर। देखिए मेरापी यानी अग्नि पर्वत इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है, यानी एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें हाल ही में इसमें कई बार विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो 2911 मीटर तक होता है और इसके निम्न भाग में सघन वनस्पतियों के साथ खड़ी ढलानें हैं। यह जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी याग्याकार्टा के केंद्र के पास स्थित है। तो ये ज्वालामुखी मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, कौन किस देश का। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मरुस्थल, उपजाऊ मैदान और मध्यम वन वाले पर्वत की विशेषताएं हैं? कोरोमंडल तट, पूर्वी सीमांत उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिम सीमा। देखिए इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर पश्चिमी भारत में मरुस्थल है, उपजाऊ मैदान है और मध्यम वन वाले पर्वत। मरुस्थलीकरण की बात करें तो मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है, मतलब ये एडिशनल है देखा जाए तो, जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क और अर्धशुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। भारत के करीब 96 मिलियन हेक्टेयर यानी 29% क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है और देश में 80% से अधिक क्षरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में है। गेहूं आप प्रतिदिन यूज करते होंगे, गेहूं के संदर्भ में विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह चावल के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और गेहूं उत्पादन हेतु वर्षा की मात्रा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर उत्तम होती है। और गेहूं सितंबर और दिसंबर माह के बीच उगाई जाने वाली खरीफ की फसल है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी, रबी की फसल कौन कौन सी, कब वो बोई जाती, कब वो काटी जाती, इनके बीच में जायद है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है, खरीफ नहीं है। चावल या धान खरीफ है
तो थर्ड वाले से कट जाएगा, 2 तो कट ही जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो गेहूं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह चावल के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग की मुख्य अनाज फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है, ना कि खरीफ की, जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। बाकी हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों विशेषकर गेहूं के विकास में योगदान दिया। सर्वाधिक उत्पादकता की देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान, पंजाब का दूसरा, हरियाणा का तीसरा, मध्य प्रदेश का चौथा, राजस्थान का पांचवा, गुजरात का सातवां और बिहार का छठा। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य देश कब बना भारत? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साल एससीओ के मेंबर बने और वो कब बने? वो 17 में बने, यानी वर्ष 2017। डी। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में दोनों के दोनों इसके मेंबर बने। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन संरक्षित क्षेत्रों में या अभयारण्यों में या नेशनल पार्कों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान में और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। इन चारों में एक चीज क्या कॉमन है? ये चारों के चारों असम में है। तो असम में तो पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, तो इन सभी में पाया जाता है वो। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एशिया में राइनो, गैंडे को बोलते हैं राइनो इंग्लिश में। राइनो की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सींग वाला गैंडा, जावा गैंडा और सुमात्रन गैंडा। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा है, जिसको भारतीय गैंडा भी बोलते हैं, राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है आकार में। और इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलबटों के साथ भूरे भूरे रंग की होती है। यह मुख्य रूप से घास खाता है, पत्तियां खाता है, झाड़ियों को खाता है और पेड़ों की शाखाओं को खाता है। फल और जलीय पौधों की चराई करता है। आवास की बात करें तो यह प्रजाति इंडो नेपाल तराई क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और असम में पाई जाती है। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम में आपको मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। असम में आपको मिलेगा 4 संरक्षित क्षेत्रों में, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क में, कांजीरंगा नेशनल पार्क में और मानस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में। कितने गैंडे हैं इनमें चारों में मिलाकर? 2640 गैंडे। और इनमें से लगभग 2400 गैंडे अकेले ही इसमें हैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क में। कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व एक साथ लिखा जाता है। अब IUCN की इसकी स्थिति देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये है वुल्नरेबल, यानी सुवेद है, यानी ठीक ठाक इनकी है प्रजाति, लेकिन संरक्षण तो इसको दिया गया है क्योंकि IUCN में है ये। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा असम में नहीं है? कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बांदीपुर तो कल के टेस्ट में था ना। बांदीपुर कहाँ पर है पता होगा आपको? तमिलनाडु में, कर्नाटक में है। देखिए, असम के नेशनल पार्क हैं ये, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान: डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क है इन सबसे इतर, कर्नाटक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर ज्योग्राफी का प्रश्न है। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की लंबाई है 1600 किलोमीटर। मील में देखें तो 990 मील। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पश्चिमी घाट में शामिल है? वेस्टर्न घाट या UPSC 15 में भी पूछा गया था प्रश्न। वेस्टर्न घाट काउंट कर लो, पश्चिमी घाट कितने राज्यों में है, यहाँ से काउंट करो आप। गुजरात से लेकर नीचे आते जाओ, महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, गोवा के नीचे हो गया कर्नाटक, फिर केरल, फिर नीचे है तमिलनाडु। तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक काउंट कर लो। गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है,
ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो डी हो गया। 1 2 3 4 5 6 में है ये वेस्टर्न घाट। देखिए पश्चिमी घाट का कुल क्षेत्रफल है 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में, और लंबाई कितनी है इसकी? 1,600 किलोमीटर। ये पाया जाता है कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु राज्यों में, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट, और दुनिया में जैविक विविधता के 8 हॉटस्पॉट में से एक। शरावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? शरावती परियोजना है कर्नाटक की, तो बी है इसका आंसर। देखिए शरावती उस नदी का नाम है जो पूरी तरह से कर्नाटक में बहती है, और भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी द्वारा निर्मित है। जोग जलप्रपात का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। जलप्रपात को इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न ये है साइंस का। क्या है डीडीटी? डीडीटी एक है, क्या है डीडीटी? डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राई क्लोरोइथेन। नॉन पॉल्यूटिंग है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है, बायोकेमिकल पोल्यूटेंट्स है। जो जीवित सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। अब डीडीटी तो खुद ही मार देगा सूक्ष्म जीवों को, ठीक है, इसने तो खुद ही उनको मार दिया, वो इसको कैसे गलाएंगे? तो डीडीटी एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट तो हो नहीं सकता, तो सी को हटा दीजिए। बायोकेमिकल, नॉन बायोडिग्रे हाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। नॉन पॉल्यूटिंग, ये तो पॉल्यूटिंग तो है, इसलिए इसकी वजह से कटेगा ये। यह है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, यानी अजैव अपघटनीय प्रदूषक। इसका अपघटन नहीं हो सकता सूक्ष्म जीवों के द्वारा। देखिए डाईक्लोरो डाईफिनॉल ट्राईक्लोरोएथेन या डीडीटी एक क्रिस्टलीय है, रंगहीन है, गंधहीन है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो कीटों का तो खुद ही नाश कर रहा है ये, कीट कैसे इसका नाश करेंगे? यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है जिसे हानि रहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ज़्यादातर देशों में इसका इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। और ये अपशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक हैं डीडीटी वगैरह। डीडीटी और अन्य कृषि रसायन पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं जो वायु प्रदूषण की ओर ले जाते हैं। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। ये टेस्ट नंबर था 247वां। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 247 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं 399 में पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, ठीक है। धन्यवाद।